Next, today's topic is interval estimation. In interval estimation, we construct an interval between which all values are estimated. हम पॉइंट एस्टिमेटेड में क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन में कि एक सिंगल वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं सैंपल से, या पॉइंट एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा प्रोवाइड अ सिंगल नंबर. A point estimator, however efficient it may be, cannot be expected to be exactly equal to the population parameter. Moreover, we cannot assess simply by looking at just only one value point estimator. जैसे आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना, अभी आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिए थे, ओके, लेकिन जो सेकेंड ईयर के बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो वो क्या एस्टिमेट करेंगे? वो ये कहेंगे ना, हमारे मार्क्स फर्स्ट किया उनके फर्स्ट ईयर में आए थे 357, तो वो कहेंगे अब हमारे 357 से लेकर एग्जैक्टली डबल तो होने ही होने हैं ना, कि उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो हमारे 350 से अबव आएंगे. और उनका आंसर ठीक हो भी सकता है ना, क्योंकि हमने उनको रेंज दे दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कह देंगे 400 तक आएंगे हमारे नंबर सेकेंड ईयर के मार्क्स. लेकिन अगर वो कहें जी मेरे 375 आएंगे, अब मुझे पता है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट का ठीक होना ज़्यादा वैलिड लग रहा है, अकर कर सकता है. क्या उनके नंबर 375 आएंगे या उनके 350 और 400 के बीच में आएंगे? किसके चांस ज़्यादा हैं जी गर्ल्स? मेरी बात समझ आई है? 400. हाँ, क्योंकि हमने रेंज दे दी ना उनको, इतनी रेंज दे दी, उनमें से कोई ना कोई आंसर तो होगा ही ना. पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा. लेकिन हमने जब कहा 375, तो कितना रेयर चांस है कि एग्जैक्टली 375 आ जाए. हो सकता है 1000 में से कोई एक बच्चे का 375 उसने सोचा और वो एक उसी का 375 आ गया हो, वरना ज्यादातर के वो नहीं होंगे. अगर किसी का 376 आ गया या 374 आ गया, 375 तो नहीं ना आया. तो पॉइंट एस्टिमेटेड जो है उसमें इस तरह के ड्रॉबैक्स हैं कि उनकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन जो है उसमें थोड़ा डाउट होता है. जबकि इंटरवल एस्टिमेशन का एक बहुत बड़ा एक मेरिट है या एक उसकी एडवांटेज है कि उसकी चांस जो है, प्रोबेबिलिटी है जो, वो हाई होती है. हाई है ना, कि उसमें चांस है. अब जैसे आपने कहा कि 350 से 400 के दरमियान आने के चांस, चलो 80% तो होंगे ही ना, लेकिन 375 आने का चांस जो है वो 1% ही होगा या 2% ही होगा, बड़ा ही कम चांस है. तो हाई प्रोबेबिलिटी उन्हीं की होती है, इसलिए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इंटरवल एस्टिमेशन की. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें इंटरवल एस्टिमेट. An interval estimate is an interval calculated from random samples such that prior to sampling it has a high specified. कोई चीज दोबारा से जिक्र किया हुआ है. आपके पास क्या होगा? x1 x2 xn, और इन सारे ये xn तक की क्या है? x1 x2 xn ये सैंपल है. जैसे हमने अगर 3 4 5 या जो सैंपल्स ड्रॉ किए थे 3 साइज के, तो आपके सैंपल्स जो है वो जो हम काउंटिंग लिखते थे साइड पे 1 2 3 अप टू 25, फॉर एग्जांपल 25, तो 1 से 25 सैंपल है और हर सैंपल 3 साइज का है. तो हम यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3, 3 का सैंपल है. xn उन्होंने इसलिए कह दिया कि स्मॉल n, अगर आपके पास 10 का सैंपल है तो स्मॉल n 10 तक चला जाएगा, तो ये x1 x2 x3 अप टू x10 तक चला जाएगा. तो ये एक जर्नल से उन्होंने कहा कि हमारे पास सैंपल है. अब इस सैंपल पे बेस करके एक कैपिटल L कैलकुलेट करेंगे लोअर, और एक कैपिटल U कैलकुलेट करेंगे अपर. लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री, ये दो क्लास बाउंड्रीज हमारी कैलकुलेट होनी है. और इन दोनों लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के दरमियान में हमारा एक्चुअल पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी. 1 माइनस अल्फा का मतलब है कि अल्फा, जैसे भी मैंने कहा कि 350 से 400 के दरमियान में मार्क्स आने के चांसेस, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 80% है, हो सकता है 90% ही हो. तो ये जो 80% है ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है. ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने 80% निकाली, तो अल्फा कितना निकाला? 20%, तभी 80% आया ना. 1 माइनस अल्फा 0.8, 80% का मतलब है 0.8. तो 1 माइनस, और ये अल्फा जो है वो आपका 20% हुआ, यानी 0.2. तो 1 माइनस 0.2 हुआ तो 1.8, यानी 80% चांस है कि आपके मार्क्स 350 आपका लोअर हो गया और 400 आपका अपर हो गया. कि प्रोबेबिलिटी 350 to 400 इज 80%. ठीक है जी. जो मैंने आपको भी ये बात बताई वो ये है
कि मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखाती हूँ कि हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 350 से ये आपने म्यू लिया, एवरेज मार्क्स हमारे होंगे 400 और इसके आने का चांस कितना है, इसको हम 0.8 भी कह सकते हैं या हम इसको 80% भी कह सकते हैं। अगर हम इसको 80% कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 0.2 लिया होगा हमने अल्फा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा हम आगे देखते हैं। Then the interval lower and upper is called 1 minus. अब इसको उन्होंने 1 minus alpha percent, ये 100 into 1 minus alpha, जैसे मैंने कहा था ना 80%, 80% कैसे बना, 1 minus alpha 0.8 आया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज लगा दिया, तो वो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। यानी सेंटर में ही आपको जो चीज दी हुई है वो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। सेंटर मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी 1 माइनस अल्फा, ये जो है ना ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, P। और ये P की वैल्यू हमने अभी कैसे निकाली, हमने कहा ये 0.8 है, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ परसेंटेज साइन लगा देंगे तो अब जो है ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 80%, ठीक है। तो 1 माइनस 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कॉन्फिडेंस फॉर द पैरामीटर थीटा। थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका म्यू भी हो सकता है, थीटा आपका सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है, थीटा आपका फाई भी हो सकता है, लेकिन हम अभी जो करेंगे हमने एक और भी पढ़ी थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस ऑफ मीन्स की, तो उसकी म्यू 1 माइनस म्यू 2 ये भी हो सकता है। ये सब थीटा है आपके, जिसमें से हम ये फर्स्ट 2 जो है ना वो अभी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, और उसके लिए हमने आपको फाइंड करना होगा लोअर एंड अपर दोनों लिमिट्स, और हम कहेंगे इनके बिटवीन जो है वो हमारी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये दो वैल्यूज हम सैंपल से कैलकुलेट करेंगे, लोअर एंड अपर, ठीक है जी। अब मुझे एक और बात बताएं कि सैंपल साइज, और मैंने आपको इसकी भी एक प्रेजेंटेशन दी हुई है कि स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज का रिलेशनशिप, याद है इनका रिलेशनशिप, एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, ये मैंने एरो अगर ऊपर की तरफ लगा दिया, ओहो लग ही नहीं रहा, चलो ऐसे लिख देती हूँ, अगर ये आपका इस तरह से सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है एज एन इंक्रीजेस, तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर वो क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है इनमें, ठीक, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक। एज सैंपल साइज इंक्रीजेस अपर एरो शोज कि इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस, यही बात इन्होंने यहाँ पर इन वर्ड्स लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो 1 माइनस अल्फा हमने कैलकुलेट किया था अभी, जिसमें ये इसके 100% से मल्टीप्लाई किया था, इसको हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, हमने भी कहा ना 350 से 400 के बिटवीन मार्क्स आएंगे आपके, और कितने % हम आइडिया लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी 80% चांस है। अगर मैं कहूँ 90% है, 90%, तो ये इंटरवल कैसा हो जाएगा, अब ये इसको बता सकता है? हम कहेंगे 340 से 410 तक मार्क्स आएंगे, ठीक है, 410। अब ये जो मैंने 410 निकाला, 4 से नहीं लिखा गया, ओके, 410 निकाला है। अब ये रेंज मेरी क्या हुई, पहले से बढ़ गई, ठीक है ना, तो फिर परसेंटेज भी कॉन्फिडेंस की बढ़ गई। अगर मैं कहूँ मैं 100% करना चाह रही हूँ कि मेरे नंबर इतने तो जरूर आ जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी मेरे नंबर ना 300 से तो ऊपर आ ही जाएंगे। किसी बच्चे ने ये कहना है 300 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं, 500 तक भी आ सकते हैं, तो कितनी लंबी इसने रेंज कर दी, आ ही जाएंगे ना 300 से अब, क्योंकि उसके फर्स्ट ईयर में 357 है।
तो अब जैसे ही हमने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया तो हमें उस इंटरवल को भी बढ़ाना पड़ गया। अब इंटरवल मैंने क्या कहा, 300 से 500 तक आएंगे, तो इंटरवल कितना बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी हम इंटरवल को बढ़ाएंगे हमारी जो कॉन्फिडेंस की लिमिट है वो भी, कॉन्फिडेंस का जो कोफिशिएंट है वो भी बढ़ जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 80% के साथ इसकी रेंज कितनी बताई थी मैंने, 350 टू 400। फिर मैं 90% के साथ मैंने उस रेंज को बढ़ा के कह दिया 350 340 टू 410। ऑब्वियसली अगर मैं कह रही हूँ, मैं 100% कहना चाह रही हूँ कि 100% आपके नंबर इतने जरूर आ जाएंगे, तो फिर आप ये कहोगे कि मेरे 300 तो आ ही जाएंगे ना, और 500 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मेरे ख्याल इतने ही होते हैं, 500 या 510 या 525 जितने भी हैं। तो 500 तक हमने कह दिया कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे लिमिट तो जा ही नहीं रही। तो जैसे ही हमने इंटरवल अपना एक्सपैंड किया, हमारा जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कॉन्फिडेंस कितना आपका है। 80% की लिमिट फाइंड करनी है, 100% की करनी है कि 90% की करनी है। यानी आपने पहले तीनों में से डिसाइड करना है कि 80% है कि 90% है, या 95 भी हो सकता है, 95% है, ठीक है, ये है, या आपका 100% है। जब ये डिसाइड हो गया तो फिर आपको जो फाइंड करना होगा वो क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट्स, ये आपका लोअर है L, ये आपका अपर है, इसमें ये लोअर है आपका L और ये अपर है, हर एक में एक लोअर एक अपर है, ये आपको फाइंड करनी होगी। लेकिन गिवन क्या होगा, ये चीज गिवन होगी आपको, परसेंटेज की कितनी परसेंटेज है, यानी कॉन्फिडेंस आपको बताया जाएगा कि इतने कॉन्फिडेंस पे आपने लोअर और अपर फाइंड करनी है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को गर्ल्स? चलें गुड, आगे चलते हैं हम। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको जो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा वो मीन का होगा, तो म्यू के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको ये दिया जाएगा 1 माइनस अल्फा, बल्कि अल्फा दिया जाएगा, तो आपने 1 माइनस अल्फा फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका गिवन होगा। अगर ये गिवन है आपका तो फिर आपको 1 माइनस अल्फा फाइंड कर लिया, और 1 माइनस अल्फा पे बेस करके आपने प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए एक्चुअल जो चीज फाइंड करनी है वो लोअर और अपर, ये दो चीजें फाइंड करनी है आपने, ठीक है, लोअर भी और अपर भी। अब हमने देखना है कि हमारे पास Z स्टैटिस्टिक होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x बार, याद है ना, माइनस म्यू x बार ओवर सिग्मा स्क्वायर x बार। ये सिग्मा स्क्वायर x बार किसके इक्वल होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर n, ऐसी है ना, इफ विदाउट विद रिप्लेसमेंट, और अगर विदाउट है तो साथ एक फैक्टर और भी मल्टीप्लाई हो जाता है जिसको हम एफबीसी फैक्टर कहते हैं। अब आपका असल मसला ये है कि ये सिग्मा स्क्वायर के दो चांसेस हैं, या तो ये गिवन होगा सिग्मा स्क्वायर, या फिर ये गिवन नहीं होगा, ओहो किधर गया, या फिर ये नॉट गिवन होगा, नॉट गिवन। दोनों में से पहले हमने देखना है कि कौन सा वाला केस है, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे से देखते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मल पॉपुलेशन में सिग्मा स्क्वायर जो है वो नोन है। अब देखें जब नोन होगा तो अब आपके पास जो Z स्टैटिस्टिक होगा उसमें सिग्मा इन्वॉल्व होगा। अगर ये अननोन होता तो इस सिग्मा को हम रिप्लेस कर देते S से, तो अब Z का फॉर्मूला क्या बन जाता, Z का मैं यहाँ लिखती हूँ, Z इज इक्वल टू, बाकी वही रहता x बार माइनस म्यू, लेकिन नीचे हम लिख देते S ओवर अंडर रूट है इफ सिग्मा इज अननोन। लेकिन अभी तो नोन है, हमारा जो टॉपिक है वो नोन के साथ है, तो फिर सिग्मा इन्वॉल्व रहेगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि इस डिनोमिनेटर को इस तरफ ले जाएं तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Z के साथ, ऐसे क्या ना, और ये x बार इस तरफ चला जाएगा, तो आप देखें कि ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या तो वो प्लस में बन सकता है या फिर वो
माइनस में बन सकता है। चले हम इसको दोबारा से एक वाइट बोर्ड के ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे वाइट बोर्ड लेना है तो पहले मैं क्या करूँ, एक मिनट जरा स्टॉप शेयर करती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ वाइट बोर्ड को। चलें, व्हाइट बोर्ड आ गया, हमने z लिखा, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n। हमने इंटरवल निकालना है कि इसका 100 इंटू 1 माइनस अल्फा %, अभी हम जो जिक्र कर रहे थे ये परसेंटेज है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मैं एब्रिविएशन लिख रही हूँ, फॉर म्यू। इस पूरे फॉर्मूला में से z स्टैटिस्टिक्स में से हमने म्यू को सेपरेट कर देना है, तो इसको पहले हम उधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n इंटू जी, और इधर क्या रह जाएगा, x बार माइनस म्यू। चले, म्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इस साइड को लिखती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे म्यू इस तरफ चला गया, ओहो म्यू से नहीं लिखा, एक्स बार ऑलरेडी इस तरफ है, और ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आई तो माइनस हो जाएगी, सिग्मा ओवर अंडर रूट n इंटू जी, यही हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एक और बात कि आपका z जो है, z की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है कभी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होती है, अगर हमारी ये शेप जो है, इसमें z का जो हम स्केल बना रहे हैं उसमें सेंटर में 0 होता है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी है। अगर हमारी ये वैल्यू यहाँ पर है z की, ठीक है, तो फिर नेगेटिव होगा, और अगर z हमारा इस तरफ है, इस तरफ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी है राइट टेल पे, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि लोअर लिमिट हमारी डेफिनेटली इस तरफ होगी और अपर लिमिट हमारी इस तरफ होगी। इसका मतलब है कि एक z तो हमारा नेगेटिव होगा और एक z जो है हमारा जो इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब हम एक बार z को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, x बार प्लस सिग्मा ओवर अंडर रूट n, यानी हम ये समझें कि z जो है वो हमारा प्लस माइनस z है, प्लस माइनस z है, तो यहाँ पर अब z आ गया। इस केस में z क्या हुआ, यहाँ पर z जो है वो नेगेटिव था। ठीक है, अब मैं z को कहती हूँ कि अगर हमारा z जो है वो पॉजिटिव है, अगर यहाँ से मिटा दूँ थोड़ा सा, फिगर ऐसे ही रहेगी, बल्कि सारी लाइनें भी मिटा देते हैं, सिर्फ ये 2 लाइनें रहेंगी, एक इस 16 पे एक इस 16 पे। ठीक है, एक लोअर है और एक आपकी अपर है। अब अगर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव z और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब हम कहते हैं कि अब दूसरी वैल्यू, और ये म्यू आ गया, दूसरी वैल्यू म्यू की क्या होगी, x बार माइनस सिग्मा ओवर अंडर रूट n। अब हमारा z जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। इसका मतलब है x बार एक बार में प्लस होगा, एक बार में नेगेटिव होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस सिग्मा ओवर अंडर रूट n जी। ठीक है, ये हमारी जो लिमिट्स हैं, इसको आपकी बुक में इस तरह भी हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस माइनस करके, या हम लिख सकते हैं माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी इसलिए हम लिखेंगे सिग्मा ओवर अंडर रूट n जी, ये लेस है म्यू, यानी इस सारे को हम कहेंगे दिस इज आवर लोअर लिमिट, और यहाँ पर लिखेंगे x बार माइनस म्यू नॉट म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n इंटू जी, और ये हमारी जो लिमिट होगी ये अपर लिमिट होगी। ठीक है, एक बार हमने उसको अपर कह दिया, ये हमारी अपर है, ऐसे ब्लू से लिख देती हूँ, और ये हमारी लोअर है। तो ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो कब, जब हमें एक्स बार भी दिया जाएगा, सिग्मा भी दिया जाएगा, एन भी दिया जाएगा, और जी के लिए आपको अल्फा दिया जाएगा।
और अल्फा से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है? अल्फा से आपने 1 माइनस अल्फा निकालना है और 1 माइनस अल्फा को आपने टेबल में देखना है। टेबल में देखोगे तो आपको इससे आपने ये किया, इससे आपने जी देखा, और जब सी भी गिवन होगा तो इन चारों वैल्यूज को कंसीडर करते हुए हमने लोअर कैलकुलेट कर लेना है और इन्हीं चारों को एक्स बार, सिग्मा, जी और एन को देखते हुए हमने अपर लिमिट फाइंड कर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको बंद करते हैं। अच्छा, स्टॉप शेयर करके बुक में वापस आते हैं। अच्छा चलेंगे, अब देखिए इसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, इसको देखेंगे। अब आपको ये नजर आ रहा है ना, इन्होंने कंबाइन करके जहां लिखा हुआ है, नजर आ गया? कंबाइन किया हुआ, कंबाइन किया हुआ ये वाला आपका। ठीक है, इसमें आप देखें कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लस माइनस के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं और अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे टेबल के हिसाब से है कि कुछ बुक्स में 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू लिखी होती है, ये हम या सिर्फ अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। अच्छा, और इसी को अब इन्होंने दो तरफ लिख दिया, इधर प्लस में लिख दिया और इस तरफ एक नेगेटिव में लिख दिया, एक प्लस में लिख दिया, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। एक को कह दिया कि ये आपका अपर है, एक आपका जो है वो लोअर है। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी। चलें अब हम आगे चलते हैं। इसमें आज हमने थ्योरी काफ़ी देख ली है, कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं थोड़ा सा आगे देखूं कि आगे क्या है। उसी चीज़ को देखें आप दोबारा से इस वे में लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ये वाली लोअर, ये अपर। पहले इसको कैसे लिखते थे? पहले इस चीज़ को लिखते थे वो ऐसे, प्रोबेबिलिटी लोअर लेस देन थीटा लेस देन अपर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये लिखते थे। अब उन्होंने लोअर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर और अपर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी और थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो थीटा जो है वो आपका म्यू हो जाएगा। तीनों चीजें इसमें लगा दी तो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, ये मैंने आपको चीज़ अपने एक प्रेजेंटेशन में भी बताई हुई, जो आपको नजर आ रही है ना ये यहाँ पर, ये इंटरवल्स, ये चीज़ मैंने आपको अपनी एक उसमें भी बताई थी प्रेजेंटेशन में। अगर आपको याद हो तो हमने इसको ऐसे कहा था, अगर देखें ये इंटरवल है, इसके ऊपर एक बेल शेप बन गई, ये इंटरवल है, इसके ऊपर भी एक बेल शेप बन गई, ये भी बेल शेप बन गई। याद है इतनी सारी बेल्स ऐसी बनी हुई थी, सारी बेल शेप है, इन्होंने ऐसे इंटरवल बनाई है लेकिन हर एक के ऊपर एक बेल शेप है। अब मुझे बताएं एक एक्चुअल, ये जो है ना आपकी सबसे लास्ट में, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? म्यू, ये एक्चुअल है। अब आप देखिए एक्चुअल इतनी सही नहीं बनी मुझसे, इतनी ज्यादा खराब हो गई है, दोबारा बना लेते हैं। एक्चुअल तो डिफरेंट कलर से बनाते हैं। चलें, अब मुझे बताएं एक्चुअल का म्यू मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ। अगर मैं इसका म्यू प्लॉट करती हूँ, ये टेढ़ी लाइन होगी, चले कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि एक्चुअल म्यू हर डिस्ट्रीब्यूशन में से जब गुजर रहा है तो क्या हुआ, प्रॉपरली ना गुजर रहा, कहीं से वो इसमें से देखिए नेगेटिव साइड पे चला गया, इसकी पॉजिटिव टेल में चला गया, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ही बाहर चली गई। ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, इसकी लेफ्ट टेल आ रही है, इन दोनों की राइट टेल्स आ रही हैं। ठीक है ना, और यहाँ से अगर हम इसको भी बनाते हैं, ये जो इस तरफ है जो मैंने नहीं बनाई, इसकी भी लेफ्ट टेल आती। तो इसलिए ये सारे जो सैंपल्स, हमने कितने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं, ये सारे सैंपल्स हैं और हर सैंपल से जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। अब उनमें से जो म्यू के नजदीक है, अगर मैं कहूँ कि ये आपने 100 टाइम्स की है, तो 100 में से आपका जो है कितनी इसमें से बेल शेप जो है वो एक्चुअल के क्लोज आ रही हैं, यानी कितनों का म्यू जो है वो आपके ओरिजिनल वाले म्यू से क्लोज गुजरा है। 100 में से 95 का, 94 का या कितने का, ये देखना चाहिए। तो इसके लिए आपको उसने बताया कि हम देखना चाहते हैं कि इतने % जो है हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। चले गर्ल्स, बहरहाल ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी।
जिसमें इन्होंने सिर्फ बेल शेप के बगैर इंटरवल्स बनाए हुए हैं। और ये आप देखें कि अल्फा बाय 2 है। ये आपकी बुक में जो टेबल है उसमें इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और जो 1 माइनस अल्फा बाय 2 होगी उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू ली है ताकि माइनस लिखा हुआ हो या माइनस ना लिखा हुआ हो, यानी एक्स बार प्लस माइनस जो लिखते हैं उस पे अगर हम यहाँ z1 माइनस अल्फा बाय 2 लिखेंगे तो इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा आगे से देखें। आज बस मेरे ख्याल है आप इतनी सी थ्योरी ही कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।